प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं प्रमोद चतुर्वेदी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुगावली, जिला अशोकनगर, आपको आज लेकर आया हूँ कक्षा 10 विषय विज्ञान, अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन। इसमें आपको आज पहला पार्ट लेकर आए हैं हम, जिसमें आपको प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार, दर्पण, दर्पण के प्रकार, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार, और इसके साथ साथ दर्पण के जो प्रकार हैं अवतल, उत्तल और समतल, तो उसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की विभिन्न स्थितियों के बारे में भी आपको परिचित कराएंगे। तो प्रकाश का परावर्तन, जैसे आप इस शब्द से परिचित हैं, बचपन में आप देखते होंगे जब हम किसी शीशे को, जिससे आप अपना चेहरा देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, सूर्य की तरफ आप करते थे, निश्चित करते होंगे बचपन में, तो एक क्रॉस यदि हम उसको कर देते हैं थोड़ा, तो एक कहीं दीवार पर उसका प्रतिबिंब बन जाता था। एक कौतूहल होता था कि हमने इसकी इमेज बना दी, इसका प्रतिबिंब बन गया। अब ये प्रतिबिंब होता क्या है, बिंब होता क्या है, परावर्तन है क्या, इसको हम भौतिक विज्ञान, जो विज्ञान की एक शाखा है, उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। बाकी प्रकाश में बहुत सारे गुण होते हैं, परावर्तन के साथ साथ अपवर्तन कैसे होता है प्रकाश का, ये आगे आने वाली अध्याय में आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पूर्णांतिक परावर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, आगामी कक्षाओं में आप इनका भी अध्ययन करेंगे। इसको मैं एक आपको चित्र के द्वारा समझा रहा हूँ। जैसे मान लो एक ये परावर्तक सतह बना लें, शीशा जो अपने घर पर अपन देखते हैं, उसके पीछे साइड क्या होता है, ऐसा एक पॉलिश रहती है, एक पुट्ठा लगा रहता है। यदि इस पर कोई किरण ये आपतित होती है तो क्या होता है, उसी माध्यम में ये परावर्तित हो जाती है। तो अब इसको परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसको नोट कर लेना। दोबारा मैं आपको बताता हूं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात आती है ये कौन सी किरण होती है, तो इसको अपन देखें तो ये आपकी किरण आएगी आपतित किरण। कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। ये क्या है, परावर्तक सतह हो गई। ये क्या होगी, ये हुई आपकी परावर्तित किरण। और ये जो यहां हम देख रहे हैं, ये बिंदु है, ये पॉइंट, इस बिंदु पर यहाँ एक रेखा आप देख रहे हो, ये कहलाएगी अभिलंब। ये कोण बनेंगे यहाँ पर। तो इसके दो नियम बनते हैं। पहला नियम आता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान से सुनना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो आप सेम प्लेन पर यहाँ पर। दूसरा नियम बनता है, ये कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण। ये कौन सा कोण बन गया, परावर्तन कोण। तो ये आएगा यहाँ पर आपतन कोण, और एक कौन सा बन जाएगा, परावर्तन कोण। क्योंकि किरण कौन सी है, परावर्तित किरण है, तो क्या बन जाएगा, ये परावर्तन कोण बन जाएगा। और एक कौन सी किरण है, आपतित, तो इनके बीच जो कोण बनेगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच, ये आपतन कोण के आएगा। इसको अपन आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको आर से करते हैं। क्यों, इंग्लिश में इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम बनेगा, पहला नियम क्या आ गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर 2, आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब जो प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो, इसके नियम लिखिए, तो आपको परिभाषा
और ये दोनों नियम इस चित्र की सहायता से आपको याद करना है। अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको रटना पड़े। पूरी फिजिक्स आप आने वाली कक्षाओं में आप देखोगे 11th और 12th में यही विज्ञान 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन, वहाँ पर बहुत विस्तार से है, लेकिन फिजिक्स में जितना हम कोशिश करें कि चित्र की सहायता से भाषा को तैयार करें उतना आसानी से होता है। तो अभी आपने प्रकाश का परावर्तन देखा, दूसरा परावर्तन के नियम। अब आते हैं परावर्तन के प्रकार। ये आपके लिए ज़्यादा नहीं है, केवल हम आपको इनके प्रकार से परिचित कराते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित को विस्तृत परावर्तन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विस्तृत परावर्तन भी कहते हैं। नियमित परावर्तन बहुत सिंपल भाषा में हम समझा सकते हैं, यानी ये नियमों का पालन हो रहा है। जिसे आप अपनी इमेज देखते हैं, अपना हम प्रतिबिंब शीशे में देखते हैं, हमें प्रॉपर अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो कहलाएगा नियमित परावर्तन। अब इसी प्रतिबिंब को यदि हम कोई चम्मच आप ले लें, कोई गोल बर्तन आप ले लें, या किसी आपने मेले में देखा होगा कोई ऐसे शीशे लगा देते हैं, वो जादू दिखाते हैं। कभी आप बहुत हेल्दी दिखाई देंगे, कभी बहुत लंबे दिखाई देंगे, पतले दिखाई देंगे। एक साधारण भाषा में, आपकी भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो इसको यदि हम चित्र की भाषा से करें, चित्र की तरह से आप समझेंगे कि जैसे समांतर किरणें आ रही हैं और समांतर ही निकलती हैं परावर्तन के पश्चात और परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं, तो क्या मिलेगा अपन को? नियमित परावर्तन। सतह कैसी होना चाहिए? बिल्कुल चिकनी सतह होना चाहिए। लेकिन यदि सतह कैसी है? खुरदरी है। पुराना शीशा भी हम घर पर देखते हैं तो हमें उसमें सही अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। जब इस तरह से कोई खुरदरी सतह है, उस पर जो आपतित होता है, तो फिर क्या होता है? किरणें तो आपतित हो रही हैं समांतर, लेकिन परावर्तन के पश्चात क्या होंगी? अलग अलग। जरूरी नहीं वो समांतर, कोई यहाँ जा रही है, कोई यहाँ जा रही है। तो इसी वजह से हमें क्या होता है, जब खुरदरी सतह से जो इमेज बनती है, तो आप स्वयं देखते होंगे, फिर हमें कहीं पर छोटा व्यक्ति है, उसकी लंबा दिखाई देगा, हेल्दी दिखाई देगा। तो इस तरह का जो परावर्तन होता है वो अनियमित परावर्तन होता है। अब इसको एक सिंपल उसमें अपन ले सकते हैं कि जब चिकनी सतह पर आपतित होगा तो क्या हो गया? नियमित परावर्तन। और खुरदरी सतह पर आपतित होगा और जो परावर्तित यहाँ से होगा तो वो क्या होगा? फिर उसमें अनियमित परावर्तन अपन कह सकते हैं। अब आते हैं दर्पण पर। दर्पण, इससे आप सभी लोग परिचित हैं। हम जब घर से कहीं निकलते हैं तो एक शीशा, जिसको एक सामान्य भाषा में आप लोग बोलते हैं, वही दर्पण होता है। अब दर्पण घर में आप समतल दर्पण यूज कर रहे हैं, अवतल दर्पण भी आपके घर में यूज हो रहा है। इनके उपयोग जब हम आपको बताएंगे आगे, तब तीनों दर्पण, उत्तल, अवतल और समतल दर्पण से आपको परिचित कराते हैं। आखिर दर्पण है क्या? दर्पण ओनली क्या है? युक्ति है, वह युक्ति है। दर्पण एक युक्ति है जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है। ओनली क्या हुई? एक डिवाइस हुई, मिरर ओनली ए डिवाइस। यानी दर्पण क्या हुआ? एक युक्ति है जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है। अब पहला अपन देखें, इसके 3 प्रकार हैं। पहले में अपन देखते हैं तो आपको मिलेगा गोलीय दर्पण, दूसरे में आप देखोगे तो आपको मिलेगा समतल दर्पण, और तीसरे में आप देखोगे परवलयाकार। तीन दर्पण के आप प्रकार देखो। अब इन्हीं शब्दों से आपको केवल प्रकार याद करना है, बाकी हम आपको परिभाषाएं इन्हीं शब्दों से याद करा देंगे। जैसे गोलीय दर्पण, दूसरा क्या हुआ? समतल दर्पण, तीसरा क्या हुआ? परवलयाकार दर्पण। अब जिसकी परावर्तक सतह गोलीय है, गोलीय दर्पण हो गया। जिसकी परावर्तक सतह समतल है, समतल दर्पण हो गया। जिसकी परावर्तक सतह परवलयाकार है, परवलयाकार दर्पण हो गया। अब कैसे? जैसे मान लो ये हम गोल बना देते हैं। अब ये परावर्तक सतह हो जाएगी, इसमें हमने यहाँ पॉलिश कर दी, यहाँ कर दी, तो ये परावर्तक सतह हो गई।
ये कौन सा दर्पण हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। समतल दर्पण की बात करें, ये लिया, यहाँ ये पॉलिश कर दी, ये परावर्तक सतह हो गई, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? समतल दर्पण हो गया। इसी तरह से परवलयाकार दर्पण इस तरह से हम बना लें। चंद्राकार आपने देखा होगा, धनुष के आकार का। तो यदि जिसका परावर्तक सतह कैसा है? परवलयाकार आकार का, तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा? परवलयाकार दर्पण हो जाएगा। केवल हमें ये शब्द देना है कि जिसकी परावर्तक सतह, अब यदि गोलीय दर्पण है तो गोलीय हो तो गोलीय दर्पण हो जाएगा, समतल है तो समतल दर्पण हो जाएगा, ऐसे ही परवलयाकार है तो परवलयाकार दर्पण हो जाएगा। अब यहाँ आपको गोलीय दर्पण के प्रकार, इसमें दो तरह के गोलीय दर्पण आपको मिलेंगे, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। पहला कौन सा हो गया? अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। इसी में हम देखें, इसी में देखो ये गोलीय दर्पण था, इतने हिस्से को अलग कर दें, ये आ गया, और इस हिस्से को अलग कर दें। अब ये सतह कैसी हो गई? उठी हुई सतह हुई, परावर्तक सतह। ये भी परावर्तक सतह हो जाएगी और यहाँ इसकी ये वाली सतह हो जाएगी, जहाँ पर दर्पण क्या होगा? आपतित होगा। तो यदि उठी हुई सतह है, परावर्तक सतह, तो ये तो बनेगा उत्तल दर्पण। ये कौन सा बन जाएगा? अवतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या हुआ? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। फिर क्या आएगा? इसके दो प्रकार होंगे, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ये आप देख रहे हो, उत्तल दर्पण ये देख रहे हो। तो इसको याद करने का तरीका, प्रकार हमें पता है, उत्तल। इसमें से यदि अपन यहाँ देखें, वो लिखा है ऊ यानी उठी सतह, ऐसे याद आप कर सकते हो। यानी ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी हो? उठी हो, क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तो स्वाभाविक है कि जो दूसरा दर्पण होगा वो कैसा हो जाएगा? अवतल। यानी जिसकी परावर्तक सतह कैसी हो गई? ये दबी हुई, ये कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। क्लियर हुआ? तो अब दर्पण क्या हुई? दर्पण एक बाह्युक्ति है जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है। इसमें तीन प्रकार आप देख रहे हो, पहला गोलीय, फिर समतल, तीसरा परवलयाकार। अब इस गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। क्लियर हुआ? अब आते हैं अपन, जो ये स्थितियां इसकी आपको मिलेंगी दोनों दर्पणों की, उसके पहले हम दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको बताएंगे। अब आप दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ये आप देखें, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें विभिन्न परिभाषाएं आपको मिलेंगी। दो, दूसरा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, द्वारक, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। फोकस तल भी होता है, हालांकि उसकी अभी आवश्यकता आपको नहीं है। अब जैसे गोलीय दर्पण आपने बनाया, यही आपको बताया था। अब इस गोलीय दर्पण में यदि इस वाली सतह को लिया, ये उत्तल दर्पण बन गया, यहाँ हमने पॉलिश कर दी, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। तो जिस गोले का ये भाग होता है दर्पण, ये गोला हो गया, तो इस गोले का भाग हुआ है, तो ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ देखें हम तो ये P और यहाँ लिखते हैं F। तो यदि परिभाषाओं में देखें तो ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र C हो गया, इसको R, ये वाली दूरी। इसके बाद द्वारक, द्वारक अपन ये ले सकते हैं, मान लो इसको यहाँ कर दें तो XY ये द्वारक हो जाएगा, इसमें यहाँ आ जाएगा इस दर्पण में। मुख्य फोकस यही होता है आपका
और फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये फोकस दूरी, इसको हम एफ कहते हैं। ये एफ हो गया, द्वारक हो गया एक्स वाई। इस यदि डायग्राम की बात करो, उसको और क्लियर आपको बना देते हैं। जैसे मान लो ये अवतल दर्पण की स्थिति में आपको बता दो, इसका केंद्र हो जाएगा, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव बन जाएगा, और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दें तो ये बन जाएगा द्वारक। अब जो पहली परिभाषा आप देख रहे हो ध्रुव, तो परावर्तक सतह का मुख्य बिंदु, जो केंद्र बिंदु होता है, परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है, जो केंद्र होता है, इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोलीय भाग से बना होता है उसका जो केंद्र होगा, यहाँ हम इसको केंद्र देख रहे हैं, उसको वक्रता केंद्र कहते हैं और सी से प्रदर्शित करते हैं, सी फॉर सेंटर, दूसरी परिभाषा। इसके बाद आते हैं अपन द्वारक। तो गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण अपन देख रहे हैं, इस गोलीय दर्पण पर उसकी सतह पर सबसे बड़ी जो लाइन होगी, दो सतह के जो बिंदु हुए, इसको मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा, इसका क्या कहलाएगी? द्वारक कहलाएगी। जैसे यहाँ अपन एक्स वाई देख रहा हूँ, गोलीय दर्पण की सतह पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा क्या कहलाएगी? इसका द्वारक कहलाएगी। क्लियर? अब आते हैं अपन वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र अभी आपने पढ़ा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है तो उसका जो केंद्र होगा उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये पीसी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्लियर? अब आते हैं फोकस पर और फोकस दूरी। इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये मान लो उत्तल दर्पण है और ये है अवतल दर्पण। अब यहाँ यदि मान लो एक किरण आपतित होती है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष और इसमें आपको बताना है मुख्य अक्ष, ये भी पीसी होगा। ध्रुव से वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली ये रेखा है, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। अब जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, इसको हम अवतल दर्पण से भी समझ सकते हैं और उत्तल दर्पण से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ ये क्या होगी? इस तरह से ये चित्र बनेगा। आगे इसकी स्थितियाँ आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगी स्थिति। इसी तरह से यहाँ हम देखें तो यहाँ क्या होगा? यहाँ से ये आएगा, ये हो गया। समझ में आ रही बात? अब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें जिस बिंदु से यहाँ से जैसे आती हुई प्रतीत होंगी या लौटती हुई प्रतीत होंगी, इसमें क्या होगा? जिस बिंदु पर मिलती हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं क्या कहलाता है? वो मुख्य फोकस कहलाता है। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा? फोकस दूरी, यानी उसके फोकस से ध्रुव की दूरी, जो फोकस बना है ध्रुव की दूरी पी एफ, ये क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। आप इसमें भी देख सकते हो और इसमें भी जो अवतल दर्पण में आप दिखाई दे रहा है और ये उत्तल दर्पण में आप देख सकते हो। तो परिभाषा एक एक करके आप देखो। ध्रुव, दूसरा वक्रता केंद्र, तीसरी वक्रता त्रिज्या, फिर द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और मुख्य अक्ष। क्लियर हुआ? इसके बाद अब हम देखते हैं प्रतिबिंब, और फिर प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं, फिर चिन्ह प्रॉपर्टी और इन अवतल और उत्तल दर्पण की स्थितियां। ये आने वाले टॉपिक आपको मिलेंगे। अब आते हैं हम प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब है क्या? एक्चुअली में बिंब और ये प्रतिबिंब, बिंब यानी वस्तु। वस्तु कौन हो सकता है? हम आप हो सकते हैं, ये भी है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हम अपनी इमेज किसी शीशे में देखते हैं, सामने हूबहू हमें अपना चेहरा दिखाई देता है,
तो हम कौन हो गए? बिंब यानी वस्तु। और सामने जो इमेज बन रही है, जो हमारा हूबहू चेहरा दिखाई दे रहा है, वो क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। तो एक्चुअली अब परिभाषा क्या बनेगी? किसी वस्तु से, जैसे मान लो ये वस्तु मान लें, किसी वस्तु से आपतित किसी दर्पण पर या किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, हम चित्र की सहायता से इसको आपको समझाएंगे, या जिस बिंदु अब दो चित्र आप देख रहे हो, ये हमने समतल दर्पण बनाया है, ये आपको अवतल दर्पण बनाया है। तो परिभाषा क्या बनी? किसी वस्तु से चलकर प्रकाश किरणें परावर्तक सतह से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतिबिंब कहलाता है। अब जो वस्तु होगी उससे असंख्य किरणें भी निकल सकती हैं, असंख्य किरणों से मिलकर, असंख्य बिंदुओं से मिलकर किसी हम वस्तु को मान सकते हैं। और ऐसे ही प्रतिबिंब जो बनता है वो भी असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना माना जा सकता है। दो या दो से अधिक किरणें कोई भी प्रतिबिंब के लिए हम यहाँ पर प्रतिबिंब के लिए दिखा सकते हैं। तो अब ये क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। एक ऐसा दिख रहा है आपको, आभासी। तो दो प्रकार इसके होते हैं, पहला वास्तविक और दूसरा क्या बनेगा? आभासी। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, एक वास्तविक और एक आभासी। मैंने ये शब्द आपको लिया था, बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जब इस तरह का शब्द लें हमेशा वह बनेगा आभासी प्रतिबिंब। और जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होना और मिलना, तो मिलती है यानी वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये क्या बन गया? आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। ये कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक। तो वस्तु से निकलकर परावर्तक सतह पर आपतित होने के पश्चात परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी वो कैसा हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दोनों प्रतिबिंब समझ में आए। अब इसमें यदि आपको प्रश्न आता है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए, इसके तीन अंतर आप लिख सकते हो। ये परिभाषा वाला एक अंतर हो सकता है। दूसरा अंतर महत्वपूर्ण आप देख रहे हो, यहाँ पर यदि हम ये लगाएं तो यहाँ पर ये लगा लें, तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेंगे? सीधे बनेंगे। दूसरा अंतर आ जाएगा। तीसरा अंतर होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वैसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ? तो प्रतिबिंब क्या हुआ? प्रतिबिंब के प्रकार हुए, दो प्रकार हैं, वास्तविक और आभासी। अब परिभाषा एक बार आप और सुन सकते हो कि किसी वस्तु से निकलकर प्रकाश किरणें परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस वस्तु का क्या होगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। अब दो तरह का प्रतिबिंब हुआ, एक वास्तविक प्रतिबिंब हुआ, एक आभासी। तो जिस बिंदु पर ये मिल रही हैं किरणें, ये आप देख रहे हो, यहाँ पर ए भी यदि वस्तु है तो ए डैश बी डैश क्या होगा? उसका प्रतिबिंब हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ये यदि वस्तु मान लें तो ए डैश क्या होगा? प्रतिबिंब हो गया। इसको उत्तल दर्पण की सहायता से भी आप बहुत अच्छा समझ सकते हो। जैसे उत्तल दर्पण लिया, अब उत्तल दर्पण के समक्ष हम देखते हैं, इस तरह से मान लो ये वस्तु रखी है। अब उत्तल दर्पण का सबसे अच्छा आप उपयोग डेली लाइफ में कहाँ कर रहे हो? आप अपने जो साइड ग्लास लगाएं किसी भी वाहन में, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, अपनी बाइक पर साइड में जो दर्पण लगाएं वही है ये उत्तल दर्पण। हम देखते हैं पीछे जो भी व्हीकल आते हैं, जो भी वाहन आते हैं, वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं दूर से, पास से निकलेंगे एकदम बड़े होते चले जाते हैं, तो सीधी इमेज हमें दिखती है। तो इसमें एक किरण यहाँ से जाएगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगा? ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ये परावर्तन आती हुई शब्द लेंगे इसे। अब दूसरा वक्ता केंद्र की दिशा में लेंगे अपन, तो ये सीधा वक्ता केंद्र से आती लौटती प्रतीत होगी। तो ये दोनों यहाँ मिलती हैं, तो ए डैश और बी डैश। मान लो ये भी वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब क्या बन गया? ए डैश बी डैश।
इसको अगले पार्ट में हम बहुत विस्तार से आपको समझाएंगे। अभी मेरा ये उद्देश्य था कि आपको ये दिखाई दे कि ये कैसा बन रहा है, देखो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक आभासी कैसा बन रहा है, ये छोटा प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छा उदाहरण आप उत्तल दर्पण का डेली लाइफ में आप अपने वाहन पर, चाहे वो स्कूटर हो, मोटरसाइकिल है, कार आप देख रहे हो, ट्रक है, बस में, उसमें जो साइड में ग्लास लगे रहते हैं, पीछे के जो वाहन आते हैं उसमें हम जब दूर होते हैं वाहन बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, और जब जैसे ही वो पास आते हैं एकदम से बड़े होके निकल जाते हैं। इसके जब उपयोग आपको बताएंगे वहाँ पर स्थितियों में इसको विस्तार से समझा दूंगा मैं आपको। तो ये क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब है, और ये क्या आ गया, आभासी प्रतिबिंब हुआ। तो आज आपने जो अध्याय 10 का प्रकाश के परावर्तन में पहले पार्ट में जो टॉपिक पढ़े हैं उसको मैं एक बार फिर दोहरा दूं। प्रकाश का परावर्तन अध्याय का नाम है, वहीं से टॉपिक शुरू हुआ है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो, इसके नियम क्या हैं। तो हम परावर्तन बहुत अच्छी तरह इसको समझें कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी के आधार पर 2 नियम बनते हैं, उन नियमों को आपने पढ़ा। फिर इसके आपने प्रतिबिंब के प्रकार, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, परवलयाकार दर्पण, गोलीय दर्पण के भी प्रकार अवतल और उत्तल। जब इसका सेकंड पार्ट आपको हम लेकर आएंगे, उस सेकंड पार्ट में आप उत्तल और अवतल दर्पण की विभिन्न स्थितियों से परिचित कराएंगे। प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या होते हैं, जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसके नियम क्या हैं, इसके बाद चिन्ह परिपाटी क्या है, दर्पण सूत्र और रेखिक आवर्धन, और लास्ट में इन दर्पण के आपको उपयोग हम आपको सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। धन्यवाद।